सुंदरता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत में बात होगी फैसला फ्लोर पर। क्या सरकार फ्लोर पर होगी? सवाल ये क्योंकि अब फ्लोर टेस्ट से ही सरकार के भविष्य का फैसला होगा और इसीलिए कह रहे हैं कि क्या फ्लोर पर होगी सरकार, क्या अर्श से फर्श पर होगी महाविकास अघाड़ी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट के जरिए ही सरकार के भविष्य का फैसला होगा। क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट ने फ्लोर टेस्ट का मन बना लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट के लिए नंबर नहीं है महाविकास अघाड़ी के पास। लेकिन लगातार किस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति पर पकड़ बनाए रखने की कोशिश है, लेकिन क्या फ्लोर पर आने से दूध का दूध पानी का पानी होगा? क्या अर्श से फर्श पर आएगी महाविकास अघाड़ी? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं और इसीलिए शुरुआत में कर रही हूं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि जैसे राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, बैठकें बढ़ रही हैं, बीजेपी में बैठक हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रही हूं, देवेंद्र फडणवीस के घर पर इस वक्त एक बैठक हो रही है और बैठक में बीजेपी मंथन कर रही है। इसमें बीजेपी महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं। जाहिर है सरकार बनाने की एक तस्वीर सामने है, मौका है और उसको हाथ से कैसे जाने देगी बीजेपी। तो बड़ी बैठक इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के घर पर हो रही है महाराष्ट्र बीजेपी की, जिसमें चंद्रकांत पाटिल मौजूद हैं, आशीष शेलार मौजूद हैं। और इसी बड़ी खबर के साथ मेरी सहयोगी गायत्री जुड़ रही है हमारे साथ सीधे देवेंद्र फडणवीस के घर से। गायत्री के पास चलेंगे। जरा गायत्री बताइए, मौका है सामने और ऐसा लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट की मांग भी कर सकता है शिंदे गुट। ऐसे में बीजेपी के लिए इस वक्त ये बहुत बड़ी सरकार में वापस लौटने की उम्मीद। यही कह रहे हैं, एक तरफ बीजेपी जब एक्टिव हुई तब मसला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा तो बीजेपी फिर से खामोश नजर आई। लेकिन इस सब के बीच अब जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला फेवर में आता हुआ दिख रहा है शिंदे गुट के लिए, तो बीजेपी फिर से एक्टिव मोड पर आ गई और यही वजह है कि कोर कमेटी की बैठक अब शुरू हो चुकी है। उस पर मंथन होगा। उस तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे चंद्रकांत पाटिल हो या फिर प्रवीर दरेकर हो या फिर आशीष शेलार, वो तमाम लोग अंदर मौजूद हैं और बीजेपी की बैठक चली। लेकिन एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है, एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी की तरफ से 36 विधानसभा के जो सभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको एयरपोर्ट पहुंचने की तैयारी रखने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि जब तारीख और समय आपको बताया जाएगा तो आप वहां पहुंच जाइए। मतलब जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है बागी विधायकों की, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दे दी गई है। ये एक बड़ा संकेत है। देखिए, अभी तक बीजेपी खुलकर सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी खुलकर सामने आ रही है। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को यह कह दिया गया है कि जब बागी विधायक यहां पर पहुंचे, मुंबई पहुंचे, तो उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। ये एक बड़ा संकेत है कि बीजेपी जिस तरीके से अभी तक फ्रंट फुट पर नहीं आ रही थी और रास्ता तलाश रही थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन अब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकदम फिर से एक्टिव मोड में आ गई है और अपने पदाधिकारी। खबर आ रही है गायत्री, मैं जरा उस पर जा रही हूं क्योंकि हम कह रहे हैं कि क्या फ्लोर टेस्ट में कुछ ही घंटे बाकी हैं। बड़ी खबर मैं एक बार बता रही हूं कि स्पीकर की नियुक्ति को मंजूरी मिल सकती है। राज्यपाल 48 घंटे में मंजूरी दे सकते हैं। राज्यपाल स्पीकर की नियुक्ति को लेकर मंजूरी दे सकते हैं। स्पीकर पर सदन में वोटिंग हो सकती है। अब ये अपने आप में एक बड़ी घटना होगी। अपने दर्शकों को बताएं, अगर स्पीकर की नियुक्ति पर सदन में वोटिंग होती है, इस पूरी प्रक्रिया को राज्यपाल मंजूरी देते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी खबर होगी। ये भी मैं आपको बताऊं, अगर स्पीकर नियुक्ति करते हैं, स्पीकर की नियुक्ति के लिए राज्यपाल आदेश देते हैं। मैं सुमित का रुख करूंगी, एक बार सुमित के पास जा रही हूं। सुमित, ये अपने आप में बड़ा ऐलान होगा अगर स्पीकर की नियुक्ति की बात राज्यपाल करते हैं और फिर सदन में वोटिंग होगी। सुचारिता, जैसे ही अगर ये फैसला जो है वो राज्यपाल की तरफ से दिया जाता है, तो अभी तक जो पूरा खेल चल रहा है, इस पूरे सियासी खेल के बीच में ये गेम चेंजर साबित हो जाएगा और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर यहां पर इसे लेकर जो है राज्यपाल कहते हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरीके के हर्डल्स हैं, उन हर्डल्स में स्पीकर का कहीं ना कहीं इस पूरे गेम में आना, ये बीजेपी के लिए, ये शिंदे गुट के लिए जो पूरी तरीके से एक संजीवनी का काम यहां पर कर देगा। क्योंकि फ्लोर टेस्ट की अगर यहां पर अब बात जो है की जा रही है, क्योंकि जो स्थितियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके से आदेश दिया है, वो शिंदे कैंप के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत लेकर आया है और बड़ा झटका यहां पर उद्धव कैंप के लिए। यानी ये मुश्किलें जो हैं वो पॉइंट दर पॉइंट यहां पर जो है वो धीरे धीरे जब से ये स्थितियां बनी हैं, जब से जो है पूरा सियासी खेल शुरू हुआ है, एक के बाद चाहे विधायकों के जाने की बारी हो, काउंसलर्स के टूटने की बारी हो, या फिर उसके बाद वहां पर नंबर बढ़ने की बारी हो। फ्लोर टेस्ट लगभग तय है, ये कहा
कहा जा रहा है महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट कभी भी हो सकता है। यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त महाभारत में मैं अपने दर्शकों को दे रही हूं और इसलिए बताती हूं कि कुछ ही घंटे दूर कैसे है फ्लोर टेस्ट, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अब महाराष्ट्र की सरकार का जो भविष्य है वो फ्लोर टेस्ट के जरिए ही तय होगा। ग्राफिक्स दिखाइए विक्रांत, कि हम जरा अपने दर्शकों को बताएं कि किस तरह से फ्लोर टेस्ट कुछ ही घंटों में हो सकता है। बड़ी बात यह है कि इसकी मांग कर रहा है शिंदे गुट। अब शिंदे गुट चाहता है, उनके पास आंकड़े हैं, उनके पास नंबर्स हैं और इसीलिए अब वो चाह रहे हैं कि ये फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द हो। सबसे बड़ी बात यह है कि महाविकास अघाड़ी जानती है कि उनके पास नंबर नहीं है। फ्लोर टेस्ट में अब कितने घंटे, सवाल तो ये है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं ये बागी। शिंदे गुट कह रहा है कि फ्लोर टेस्ट हो, राज्यपाल से वो मिलने का समय भी मांग सकते हैं और इसी के साथ साथ राज्यपाल अगर फ्लोर टेस्ट का आदेश दे देते हैं, वो कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट कराया जाए, ऐसे में स्पीकर की नियुक्ति सबसे अहम होगी। और वही खबर से मैंने महाभारत की शुरुआत की कि स्पीकर की नियुक्ति हो सकती है अगले 48 घंटे में। सरकार के पास संख्या बल को लेकर सवाल है। उद्धव सरकार के पास, महाविकास अघाड़ी के पास नंबर नहीं है, वो ये जानते हैं। फ्लोर टेस्ट हुआ तो सरकार पर संकट साफ है, वो अभी से नजर आ रहा है। फ्लोर टेस्ट से बचना चाह रही है महाविकास अघाड़ी, वो नहीं चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो। खतरे में नजर आ रही है सरकार, ये भी मैं आपको बता रही हूं। और ऐसे में संख्या बल महाविकास अघाड़ी के खिलाफ है। वो क्यों है वो भी आपको बताती हूं, क्योंकि बागियों के पास 39 विधायक हैं, शिंदे गुट में 39 विधायक हैं और महाविकास अघाड़ी के पास 16, यानी 16 शिवसेना के, 53 और 44 कांग्रेस के, यानी 103 है, यानी बहुमत के आंकड़े से बहुत कम है। और ऐसे में मुश्किल हो जाएगी महाविकास अघाड़ी के लिए फ्लोर टेस्ट पे बहुमत के जरिए बहुमत साबित कर पाना। अब सवाल यह है कि कितने घंटे में ये फ्लोर टेस्ट होता है, क्योंकि अब कहा जा रहा है भविष्य इसी फ्लोर टेस्ट से तय होगा। एक बार आपको सुनवाती हूं आज क्या क्या बड़े बयान आए महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का, 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। 50 MLA की ताकत है, विधायकों की ताकत है, तो अब गुवाहाटी में क्यों बैठे हो? हमारा जो गठबंधन था शिवसेना एनसीपी कांग्रेस का, वो आज भी कायम है और अभी भी हम सब तीनों पार्टियां साथ हैं। और मैं बताऊं आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ ममता काले जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, अश्विनी दुबे हैं, वकील सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ महाभारत में जुड़े हैं, शिवसेना के नेता किशोर तिवारी जी हमारे साथ महाभारत में हैं, एनसीपी के नेता संतोष पेंडुरकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील असगर खान साहब। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। मैं शुरुआत किशोर जी आपके साथ कर रही हूँ। यहाँ पर जो खबरें आ रही है तो ऐसा लग रहा है फ्लोर टेस्ट की मांग करेंगे शिंदे गुट के विधायक, वो चाह रहे हैं फ्लोर टेस्ट में सब कुछ साबित हो। आप लोग तैयार हैं? हाँ तैयार है ना, फ्लोर टेस्ट ही डिसाइड करता है। और स्पीकर का चुनाव होने नहीं दे रहे थे राज्यपाल, तो आपने कहा स्पीकर का चुनाव भी वो करवाना चाहते हैं तो सेशन हम कॉल कर ले। देखिए जिसके पास मेजॉरिटी है उसकी सरकार बनेगी, पर जिस तरीके से बीजेपी ने शिवसेना में सेंध लगाई है, तो अब बीजेपी खुल के आ जाए तो हम बात करें कि कितने लोग उनके साथ है, कितने लोगों को सेंध लगा पाई, कितने लोगों को ईडी के प्रभाव में वहां ले जाया गया, कितने लोगों को बड़ी राशि दे के ले जाया गया।
लेकिन मेरी पास जो इंफॉर्मेशन है कि 20-25 लोग फ्लोर पर हमारे साथ रह सकते, तो आप ही जो आंकड़े बता रहे, तो हम 155 के पास रहेंगे। और अभी भी बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही है। देखिए, ये सेना के जो विधायक चुन के आए हैं, भले ही वो 50 करोड़ में वहां गए होंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ 50 कभी करोड़ नहीं में गए कहा होंगे? कि वो उद्धव जी ठाकरे नहीं, के एक मिनट। नेतृत्व में विश्वास। एक मिनट किशोर जी, पहली बात तो आपने आरोप लगाया कि 50 करोड़ में गए हैं ये। तो यानी आप सीधे सीधे पैसे लेकर जाने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर है और उनमें से ही कुछ हमारे संपर्क में है, तो पहले पैसे वहां से ले रहे हैं, फिर आपके संपर्क में वापस आ जा रहे हैं। नहीं, ये देखो, जबरदस्ती पैसे दिए गए। हमारे एक विधायक, जबरदस्ती दे दिए पैसे? उन्होंने तो कहा भी कि कैश लेके, मतलब किशोर जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तब भी जबरदस्ती उन्होंने पैसे रख लिए, उसके बाद वो वापस आ रहे हैं। ये सर, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो पैसे भी रख रहे हैं और आपके प्रति निष्ठा भी रख रहे हैं कि वापस आएंगे। सुचरिता जी, हाँ, अरे भाई, चुनाव ही नहीं जीत पाते और उनके विधानसभा क्षेत्र में वो पैर नहीं रख पाएंगे। लेकिन 50 करोड़ का कौन अपमान करेगा? ऐसा है, आप पैसे कोरे कोरे नोट आते हैं तो रखना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को उनके पूरे जो ये सेंध लगाने के प्रयत्न को कैसा हम विफल करते हैं, देखो। नहीं, वो ठीक है किशोर जी, लेकिन मेरे मन में तो दूसरा प्रश्न आ गया। किशोर जी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि कोरे कोरे नोट आते हैं, रख लेना चाहिए, इसी चक्कर में अनिल देशमुख, इसी चक्कर में नवाब मलिक, और कौन कौन जाएगा कोरे कोरे नोट रखने में? नाम गिना दिए उन्होंने, नोट रखने में हो क्या रहा है? डर बहुत है। हाँ, अरे भाई, ईडी का डर तो सबको है। हर्षवर्धन जी बेचारे 2 लोग जेल में पड़े। हाँ, सबको डर है, सबके फाइलें लेके गए। फाइलें बताई, नहीं, डर ईडी का है या कोरे कोरे नोट ले लिए थे? देखो, सारे के सारे देखो। अरे भाई, नासिक से सीधे आए हैं, अडानी के खाते में डेबिट होने वाले, किस बैंक से गए ये भी बता दो। अरे मैं जवाबदार आदमी हूं और ये आप ये कह रहे हैं सर, एक मिनट। अच्छा किशोर जी, मैं एक बार ममता जी के पास जा रही हूँ, ममता जी के पास एक बार जा रही हूँ। सुनिए ममता जी, जो आज कोर्ट ने कहा, आज कोर्ट में जिस तरह से इन्होंने कहा, नोटिस दे दिया और कहा आज शाम तक 5:30 बजे, अब तो बीत गया, कि जवाब दीजिए। डिप्टी स्पीकर ने यह कह दिया कि आज शाम 5:30 बजे तक आप जवाब दीजिए। कोर्ट ने क्या कहा? 12 जुलाई तक जवाब दे सकते हैं। तो क्या हो रहा था? 5:30 बजे तक जवाब देने, उन्होंने कहा तो प्रोसेस ही फॉलो नहीं किया आपने। 14 दिन का समय इसमें दिया जाता है, आप क्यों बोल रहे थे कि भाई आज शाम तक जवाब दीजिए? बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सुचरिता जी। देखिए, ऐसा है, ये जो लड़ाई है, इसको एकनाथ शिंदे वाला जो ग्रुप है, हाँ। वो सड़क से लेकर के कोर्ट तक लेकर के चले गए और दोनों जगह उनको सफलता प्राप्त होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जहां से हम सब लोग देख रहे हैं, वहां से एकनाथ शिंदे जी और उनकी टीम बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में जो सारे फैसले आए हैं, उससे उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत, आदित्य ठाकरे का खेमा बड़ा कमजोर और पस्त नजर आ रहा है। मतलब जो आज 5:30 बजे तक की जो धमकी थी डेप्यूटी स्पीकर के पत्र के द्वारा, अच्छा किशोर जी, उस पर भी मट्ठा फेंक दी गई है, उस पर मट्ठा डाल दी गई है। किशोर भाई रुक जाइए, किशोर भाई रुक जाइए। आप लोगों को जवाब आज मिला है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मट्ठा डाल दी गई है। 12 जुलाई तक का समय दे दिया गया है, प्रोटेक्शन देने के लिए बोल दिया गया है उसी सरकार को, जिसने बड़े तन के और ठन के बोला था कि भैया हम नहीं देंगे प्रोटेक्शन खींच लेंगे। बोला है जिम्मेदारी है तुम्हारी, केवल 15-16 नहीं, सारे के सारे जितने भी एमएलएज हैं उन सब का। और उसके अलावा मेरे को ये लगता है कि संजय राउत के मन में इस वक्त पता है क्या चल रहा है सुचिंता, कि उद्धव ठाकरे की सरकार गई रे और संजय राउत तो बिस्तर बांध रे। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया है, जिस तरीके से लोगों को धमकाया है, जिस तरीके से लोगों को जान माल की धमकी दी है संजय राउत ने, वो बड़ा चिंताजनक विषय है। और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि वापस आ जाओ, वापस के कैसे आ सकता है? तो इस वक्त ऑब्वियसली फ्लोर टेस्ट की बात होगी, फ्लोर टेस्ट होगा। आदरणीय राज्यपाल ने स्पीकर के नियुक्ति के लिए ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है सब कुछ। तो फिर आप एक सेकंड, जो आंकड़े हो रहे हैं, मैं जल्दी से सिचुएशन हो गई, मैं जल्दी से एक बार जवाब तो देने। नहीं किशोर जी, अच्छा जल्दी से जवाब दीजिए सर। आप वैसे भी ममता जी जब बोल रही थी तो आप जवाब ही दिए जा रहे थे। किशोर जी सुनते ही नहीं है, बोलने नहीं देते हैं किशोर जी।
किशोर जी, उन विधायकों के साथ भी यही किया था, इसलिए भाग गए क्या गुवाहाटी? अरे तुम झूठ बोलने नहीं दिया। बोल रही है, मैं बताता हूँ ना सच्चाई क्या है। और राहत कोर्ट ने कुछ भी नहीं दी है, कोर्ट ने कोई राहत नहीं की। मैनुअल फॉलो किया जाए यही बोला है। हाँ, कोई नहीं है। नहीं तो मैनुअल फॉलो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? किशोर जी, सवाल तो यही है, मैनुअल क्यों फॉलो नहीं किया? कोर्ट ने अगर 14 दिन का समय दिया है, कहा कि 12 जुलाई तक आप जवाब दाखिल कर सकते हैं, तो उन्होंने भी तो मैनुअल के हिसाब से ही दिया। कोर्ट ने इसलिए दिया क्योंकि ये प्रावधान था और डेप्यूटी स्पीकर नहीं, उन्होंने उस प्रावधान को फॉलो नहीं किया। ये गलत है क्या? हर्षवर्धन जी बताइए जरा, हर्षवर्धन जी को लीजिए। सबसे देखो, डेप्यूटी स्पीकर ने अपने पद की मर्यादा नहीं रखी और एक 55 लोगों के विधानमंडल पर 16 लोगों के दस्तखत से कैसे फैसला हो सकता है? कैसे निर्णय हो सकता है कि 55 विधायकों के विधानमंडल दल का जो नेता हो उसको 16 विधायक अपने दस्तखत से हटाएं और वो 16 भी अब साथ में है या नहीं है? मुझे लगता है कि पार्टी का ज्यादा डिप्टी स्पीकर पार्टी का संविधान चलता है, उनको इस पद से मुक्त किया जाना चाहिए क्योंकि उन पर भरोसा सदन को नहीं रहा। पार्टी का संविधान चलता है। अब किशोर जी, संविधान चलता है, पार्टी का संविधान चलता है। क्या सर डेप्यूटी स्पीकर पार्टी का संविधान चला रहा है? पार्टी का संविधान, डेप्यूटी स्पीकर का काम है पार्टी का संविधान चलाना। क्या करेंगे? सदन के रूल्स को फॉलो करना। नहीं, देखो डेप्यूटी स्पीकर ने गलत काम किया। गलत किया आप खुद ही मान रहे हैं, तो ये बात आपके नेताओं ने पहले क्यों नहीं कही? उन्हें आपने उन्हें क्यों नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आप समय नहीं दे रहे हैं, आप प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हैं? आज आप यहाँ बैठकर मान रहे हैं बात। कहना चाहिए शिवसेना की तरफ से जाना चाहिए कि ये डिप्टी स्पीकर रूल फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तो शिवसेना ने ही गलत काम कराया डिप्टी स्पीकर से। अरे मेरे को मालूम पद की मर्यादा। एक मिनट, मैं संतोष जी के पास जा रही हूँ, मेरी सलाह लेके तो बताऊंगा मैं। ठीक है, मैं संतोष जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट किशोर जी देखिए, आप बहुत वरिष्ठ हैं सर, मैं हमेशा आपसे बड़ा हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करती हूँ कि जब दूसरे बोले तो उन्हें भी बोलने दे सर, क्योंकि मैं आपको काटना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए अनुरोध करती हूँ और इसीलिए मैं संतोष जी के पास जा रही हूँ। संतोष जी और अश्विनी जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। संतोष जी, किशोर तिवारी जी खुद कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने गलत काम किया, उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, तो ये बात तो पहले महाविकास अघाड़ी के बड़े नेता बता सकते थे कि गलत है, प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए। संतोष जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बोल रहे हैं संतोष जी? ठीक है, मैं वापस आऊंगी। अश्विनी जी जरा हमें प्रोसीजर बताइए सर, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है। अब कोर्ट ने कह दिया है कि 12 तारीख तक विधायक अपने जो जवाब है वो दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच में फ्लोर टेस्ट पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है। कल अगर फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी जाए और राज्यपाल उसे हामी भर दे तो फ्लोर टेस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है फ्लोर टेस्ट सुश्रीता जी, दोनों परिस्थितियों में हो सकता है। अगर गवर्नर को लगता है कि जो अभी सरकार है उस सरकार के पास नंबर नहीं है और कोई और पार्टी जो है फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कर रही, तो सुओ मोटो भी पावर से उनको पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कि अगर गवर्नर को लगता है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट के पास सपोर्ट नहीं है मेजॉरिटी का, तो भी फ्लोर टेस्ट की बात कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी ने रिक्विजिशन भेजी तो भी बात कर सकते हैं। तीसरा जो है, अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि ये सरकार लोकतांत्रिक रूप से जो चुनी गई थी अब अल्पमत में आ गई है, वो भी तब भी कर सकते हैं। सवाल यह है यहां पर, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है और बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में इसलिए इसको मानूंगा। 5 जजेस बेंच के सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के केस में साफ तौर पर कहा कि अगर स्पीकर के खिलाफ उनके रिमूवल के लिए पिटीशन पेंडिंग है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं कर सकते। यहां तो 37 के 37 एमएलएज ने कहा कि इस स्पीकर को रिमूव करिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के केस में लॉ सेटल किया है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस है वो इतने हेस्ट में किया कि रिप्लाई देने का भी टाइम नहीं था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया, यानी 11 जुलाई की शाम तक किसी भी परिस्थिति में डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन डिसाइड नहीं होगी। तीसरी बात, फ्लोर टेस्ट की बात इन्होंने किया, शिवसेना के जो लेड बाय उद्धव ठाकरे ग्रुप है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कहा तब तक फ्लोर टेस्ट पर लोग लगाइए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा किन परिस्थितियों में, क्योंकि मेजॉरिटी तो अल्टीमेटली फ्लोर में साबित होगी। ठीक है, अब अश्विनी जी मैं एक और बड़ी खबर बता रही हूं, उसके बाद मैं आती हूं आपके पास, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि बीजेपी प्रोटेम स्पीकर की मांग कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, स्पीकर पर सदन में वोटिंग हो सकती है।
ये खबर हमारे पास आ रही है कि सदन में वोटिंग हो सकती है, प्रोटेम स्पीकर की मांग कर सकती है। इससे परिस्थिति कैसे बदलेगी, जरा ये मैं थोड़ा समझना चाहूंगी। जरा हर्षवर्धन जी, अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब प्रोटेम स्पीकर की मांग कर सकती है बीजेपी, और यहां पर ये बिल्कुल क्लियर है कि कैसे नाना पटोले जब से गए और उन्होंने अध्यक्ष पद का संभाला, उसके बाद से स्पीकर की जो पद है वो खाली है। अब क्या हो सकता है इस परिस्थिति में, जरा हमें बताइए। देखिए, डिप्टी स्पीकर पहले से ही संदेह के घेरे में, हाँ, और प्रोटेम स्पीकर मतलब जो विधानसभा का वरिष्ठ सदस्य होगा उसको चुना जाएगा, और उसके बाद ही विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। ठीक। और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने का मतलब होगा कि जो अभी सरकार में नंबर्स को लेकर अनिश्चितता है वो बहुत हद तक स्पष्ट हो जाएगी। और शायद भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि सीधे सदन में ये फैसला हो, और जो विधायक हैं वो विधानसभा अध्यक्ष चुनने के साथ ही, जिसको हम कहते हैं ना कि किस तरफ हैं आप, किस पाले में हैं, वो बहुत साफ साफ हो जाएगा। और अभी के जो नंबर्स हैं वो बता रहे हैं कि दरअसल उद्धव सरकार के पास नंबर नहीं है, महाविकास अघाड़ी अल्पमत में है। अब किसकी सरकार बनेगी, किस तरह से बनेगी, वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में तय होगा। ठीक है, मुझे जरा बताइए संतोष जी, आप लोगों को डर तो नहीं है फ्लोर टेस्ट से? क्योंकि अब जो संभावना लग रही है, आज वकील ने आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए ये लोग फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट आने का विकल्प खुला छोड़िए। क्यों कहा गया ये? नंबर है तो फिर सिद्ध हो जाएंगे। हम भी वही चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो। अच्छा। क्योंकि अगर इनके पास बहुमत है, 40 का है, 50 का है, ये सब विधायक जो गुवाहाटी में बैठे हुए हैं वे राज्यपाल के पास आए और इन्होंने अपना बहुमत सिद्ध करे, वहां पे उनको बोले कि इतने आमदारों का हमें सपोर्ट है, और वो विधानसभा में जाए ना। किसने रोका है? विधानसभा में सामने एक ना एक दिन तो आना ही है ना। तो इतना दिन चोरी चुप के क्यों भाग रहे वहां पे? गुवाहाटी में रहने की क्या जरूरत है? यहाँ पे आओ। तुम्हारी जो नाराजगी अगर है तो नाराजगी के मुख्यमंत्री के साथ, तुम्हारी पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ बैठ के इन्होंने जो है वो मामला ये करना चाहिए, मिटाना चाहिए था। आज तुम नेतृत्व के ऊपर ही अविश्वास दिखा के वहां पे गए, वो किसके लिए गए? आज ईडी का धमकी दिया है क्या आप लोगों को? किसका कौन सा, या पैसे की लालच दिखाई हुई है क्या? इसके लिए वहां पे हो। आज अगर कितना दिन से हम देख रहे हैं कि इनके पास 40 आमदार है, 35 आमदार है ना तुम्हारे पास, तो चोरी चुप के वहां रहने की जरूरत क्या है? आओ यहाँ पे राज्यपाल के पास आओ एकदम इससे, और सामने से बोलो उनको कि हमारे पास 40 लोगों का सपोर्ट है या 50 लोगों का सपोर्ट है। वो तो सामने से बोल रहे हैं संतोष जी। अगर नहीं संतोष जी, वो सामने से नहीं बोल रहे हैं क्या? वो पीठ पीछे तो नहीं बोल रहे, वो तो तस्वीरें जारी कर रहे हैं, कभी केक काट रहे हैं, कभी वहाँ पे बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए तस्वीरें जारी कर रहे हैं। हम उसके लिए नहीं, देखिए वहाँ पे केक काटे या और कुछ करे। हाँ। आज महाराष्ट्र छोड़ के गुवाहाटी में जाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर आपके पास सत्ता में ही बैठना है या कुछ और दूसरा है क्या? पैसे का ही है क्या? कुछ सौदा किया है क्या? नहीं ना। आप लोगों को मुख्यमंत्री चाहिए या डिप्टी सीएम चाहिए, कोई तो पोस्ट के लिए ही झगड़ा चल रहा है ना ये। आज उद्धव जी नहीं चाहिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ इन लोगों को बैठना नहीं है, तो बैठना किसके साथ है? चलो बीजेपी में जाना है तो बीजेपी में जाइए, अगर प्रहार में इसके साथ जाना है तो प्रहार के साथ जाओ। अभी मनसे आया है, मनसे के साथ अगर बैठना है तो मनसे के साथ बैठो, नहीं तो वहां पे विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करो। नहीं, एक सेकंड, अब मुझे एक बात बताइए संतोष जी, जो बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जहां जाना जाइए, वो तो वहीं गए हैं जहां उन्हें जाना है। उन्होंने खुलकर कह दिया कि वो वहां जाना चाह रहे हैं, वो फ्लोर टेस्ट चाह रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल सुनिए संतोष जी, मेरा सवाल सुनिए। मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, ममता जी, उसके बाद असगर जी आपके पास भी आ रही। संतोष जी, वो तो खुलकर कह रहे हैं आपका साथ उन्हें कबूल नहीं है, एनसीपी कांग्रेस नहीं चाहिए, बीजेपी हमारी नेचुरल अलायंस है। अब इससे ज्यादा और स्पष्ट होकर क्या बोलेंगे वो? राष्ट्रवादी और कांग्रेस का सपोर्ट अगर नहीं चाहिए तो गुवाहाटी तय नहीं करेगी। गुवाहाटी में जाके तय होने वाला है क्या? आना कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में ही आना है ना, विधानसभा में। अगर विधानसभा में अगर आके ये लोग फ्लोर टेस्ट में सामने नहीं जाते हैं, आपके पास कितने आमदार है? 40 है। आज उसमें से आधे लोग फोन करके बोल रहे हैं वहाँ पे उद्धव जी को कि हम आपके साथ है करके। अभी वो उद्धव जी बोल रहे हैं या सेना की तरफ से बोल रहे हैं कि 40 में से 20 लोगों का सपोर्ट आज शिवसेना को है। अब जरा मुझे कुछ तोड़फोड़ की जरा तस्वीरें दिखा दीजिए संतोष जी को। जो महाराष्ट्र में तोड़फोड़ हो रही है वो तस्वीरें इसलिए जरूरी है संतोष जी, क्योंकि वो इसी वजह से गुवाहाटी बैठे हैं, और आज कोर्ट में भी ये दलील दी गई है। कोर्ट में ये दलील दी गई और कहा गया हमें, हमारे परिवार को, हमारे काम धंधे को खतरा है, काम धंधे को खतरा है, हमारे परिवारों को धंधा है। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, इसलिए दिखा रही हूं। और इसीलिए आज कोर्ट ने कहा कि इन्हें सुरक्षा दी जाए, सुरक्षा दी जाए, ये कहा गया। असगर खान जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर।
असगर खान जी, कोर्ट में ये कहा गया कि भाई इन्हें सुरक्षा दी जाए, ये इस वजह से एक बार आ रही हूं सर आपके पास। असगर जी, अब तो कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है, शायद इसी का इंतजार किया जा रहा था, अब आएंगे, फ्लोर टेस्ट होगा तो आना ही पड़ेगा मुंबई, यहां से भागकर कहां जाएंगे? तो देखिए, पूरा एपिसोड बड़ा अफसोसनाक है। जितनी नौटंकी हुई और सब लोग देखते हैं, सारा हिंदुस्तान भी देखता है, हिंदुस्तान से बाहर भी लोग देखते हैं, ऐसे ही लगता है जैसे खरीदो फरोख्त के मसले चल रहे हैं सरकार में भी, कुर्सियों के लिए भी। और तोड़फोड़ की बात जो अभी स्क्रीन पे भी आप दिखा रही हैं, ये तोड़फोड़ उस सरकार की तोड़फोड़ की वजह से है। जो सरकार में तोड़फोड़ हो रही है वो फिर दूसरे और नीचे के लोग आके अपने जज्बाती होके और ये सारी तोड़फोड़ करते हैं, अल्टीमेटली मुल्क का नुकसान करते हैं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ देखिए, वैसे ये अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और बाकायदा देखिए, मैं इस वक्त एक बड़ी खबर बता रही हूं असगर खान जी, ये इस वक्त का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है और खबर हमारे पास आ रही है। वो खबर ये है कि बीजेपी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही कि बीजेपी अब उद्धव ठाकरे से समर्थन ना तो आगे करेगी ना चाह रही है। उद्धव से अब कोई समझौता नहीं होगा, ये बीजेपी का कहना है। और अब उद्धव से कोई समझौता नहीं होगा, जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। अगर वो चाहे तो दिल्ली भी बात कर ले, लेकिन अब रिश्ता खत्म हो चुका है। हमारे पास 170 विधायक हैं, ऐसा बीजेपी खेमे से खबर आ रही कि 170 विधायक, यानी बीजेपी की सरकार बनने के लिए आंकड़े बहुमत से ज्यादा हैं। और एकनाथ शिंदे का जो गुट है, उनके समर्थन वाले विधायक हैं, उन्हें किसी पार्टी में विलय करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसी खबर भी आ रही है। ये बड़ी खबर मैं बता रही हूं, यानी 170 विधायक बीजेपी के पास, उनके समर्थन वाले विधायक, यानी सीधे अब मैं इसे कहूं हर्षवर्धन जी कि सरकार बनाने के लिए क्लेम स्टेक करना जा रही है बीजेपी। उन्हें पता है उनके पास नंबर है और उद्धव ठाकरे से कोई समझौता नहीं है। नहीं, निश्चित तौर पर सुचेता, और देखिए ये जो डेवलपमेंट हुआ है इसको अगर हम बहुत ठीक से देखें, शायद भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक मोहर चाहती थी। अब 2 सप्ताह का समय उसको मिला कि उसके विधायक जो समर्थन वाले हैं वो अयोग्य नहीं ठहराए जाएंगे। और ये कोई छिपी बात तो है नहीं कि नंबर जो 38-39 शिवसेना है, इसके अलावा भी 10 से ज्यादा विधायक है जो वहां हैं। अगर उन 50 को हम जोड़ दें तो सीधे सीधे वो संख्या वहां पहुंचती है। और भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति के तहत इसलिए महाराष्ट्र में क्यों नहीं आते? महाराष्ट्र में हासिल करना सारे ऑप्शन खुले हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन खुला। मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ किशोर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, ये बहुत बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, ब्रेकिंग जरा रखिए स्क्रीन पर। बड़ी खबर ये है कि 170 के करीब विधायक बीजेपी के पास हैं, समर्थन वाले विधायक हैं, और इन्हीं के साथ साथ बीजेपी का कहना है कि उद्धव से कोई समझौता नहीं होगा। उद्धव से कोई समझौता नहीं है, रिश्ता हमारा खत्म हो चुका है। आप चाहे तो दिल्ली भी बात कर ले, लेकिन अब रिश्ता खत्म है। यानी ये सीधा सीधा एक तल्ख संदेश उद्धव ठाकरे के लिए कि हमने कोशिश की रिश्ता बनाने की, वो रिश्ता खत्म हो चुका है, अब फिर से नहीं बनेगा। और ये भी कि सरकार बनाने के हम बहुत करीब है, ये खबर हमारे पास आ रही है। यानी अब मुझे लग रहा है क्या कुछ घंटे बचे हैं किशोर जी इस सरकार के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए। ये देखो, देवेंद्र अगर 170 विधायकों का दावा करते हैं तो उनकी वापसी के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अगर वो उद्धव ठाकरे से संबंध हरदम के लिए तोड़ना चाहते हैं तो उसका भी मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि पंतप्रधान मोदी जी ये बात कर ले और समय ही बताएगा कि किसका पाला भारी है, किसका पाला कम है। लेकिन मैं अभी बताता हूं, जो कुछ डेवलपमेंट हो रही है वो प्रजातंत्र को खतरा है और अप्रजातांत्रिक तरीके से ये सरकार को गिराया जा रहा है। 170 का समर्थन है तो उनका स्वागत है, सरकार बना ले, हम विपक्ष में बैठेंगे, इसमें कोई भी हमको हर्ज नहीं है। जनता में जाएंगे और जनता डिसाइड करेगी। अरे किशोर जी आप तो यहाँ मान रहे हैं, किशोर जी तो मान रहे हैं। अब किशोर जी ऐसी उनकी बातों से लग रहा है ममता जी की ही इज एक्सेप्टेड कि इन्हें अब विपक्ष में बैठना होगा। मुझे लगता है वो एक्सेप्टेंस वहां पर नहीं है जहां पर होना चाहिए, लेकिन किशोर जी तो मान रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता, किशोर जी मान रहे हैं और किशोर जी ने ऑलरेडी अग्रिम बधाइयां भी दे डाली है। और किशोर जी से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस लोकतंत्र प्रजातंत्र की आप बात कर रहे हैं उसकी हत्या जरूर हुई है, बिल्कुल हुई है, लेकिन शिवसेना के अंदर हुई है, उद्धव ठाकरे जी के तत्वाधान में हुई है। और केवल लोकतंत्र जो इंटरनल है उसकी हत्या नहीं हुई है, आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको खत्म कर दिया गया है। आप सोचो, आपके 40 विधायक, ममता जी 3,000 करोड़ में हुई है। अच्छा ठीक है किशोर जी मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है सर, बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा सर, प्लीज भाऊ, आराम से मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो। हाँ। आपके 40 विधायक अगर चले गए हैं आज, तो आपको आत्ममंथन करना चाहिए, क्यों चले गए। आप अपना ठीकरा दूसरों पर मत फोड़िए। और दूसरी जरूरी बात है, संतोष जी भी बोल रहे थे कि उनको वापस आना चाहिए, यहाँ पर सरकार बनेगी, वो वहां क्यों चले गए, वहां क्यों चले गए। अगर लाशें आएंगी, जैसे बयान दिए जाएंगे, उनको कचरा बुलाया जाएगा, उनके परिवारों को डराया जाएगा, उनके पोस्टर्स पर उनकी फोटो के मुंह पर कालीन पोती जाएगी, उनके ऑफिस और घरों को तोड़ा जाएगा, तो किसको डर नहीं लगेगा। वो 40 लोग जो गए हैं वो भी शिव सैनिक है। अब तो पवार साहब ने बहुत फटकार भी लगाई कि इंटेलिजेंस को क्या हो गया, गायब हो गए विधायक, आप लोगों को पता नहीं चला, एक और गायब हो गए, 2 दिन से मिल नहीं रहे थे। नहीं देखिए, इसमें ये ईडी का जो धमकी है, कहा ना कहा किसी ना किसी को डर है, ये डर के माफिक ये लोग वहां पे जा रहे हैं। तो इन लोगों ने अपने नाराज के जो प्रमुख है, आज शिवसेना के प्रमुख है, इनके पास जाके बैठना चाहिए था। इन लोगों का अभी बता रहे कि निधि नहीं मिल रहा है, निधि नहीं मिल रहा है, अभी मालूम पड़ा क्या 2.5 साल के बाद संतोष जी, आज वहाँ पे संतोष जी मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ। संतोष जी, शरद पवार जी ने विचारधारा और एक मुद्दे को लेकर कांग्रेस से अलग हुए थे और अलग पार्टी बनाई थी। उन्होंने गलत किया था या उन्हें सोनिया गांधी के साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए था और पार्टी में बने रहना चाहिए था? देखिए, विचार जब भी पढ़ते नहीं है ना, तो वो अभी मैं राष्ट्रवादी में हूँ। आज मेरे को अगर समझो मेरे को राष्ट्रवादी के विचार अगर नहीं ये हो गए तो मैं साइड में नहीं हूँगा, लेकिन किधर रहूंगा, इधर ही रहूंगा ना महाराष्ट्र में। मैं अलग तरीके से आज नारायण राणे नहीं, आपने मेरा सवाल नहीं सुना, मैं फिर से दोहराती हूँ। शरद पवार जी ने पार्टी अलग बनाई क्योंकि उनकी विचारधारा मेल नहीं खा रही थी, मुद्दा मेल नहीं खा रहा था, तो उन्होंने अलग पार्टी बनाई। उन्होंने गलत किया? नहीं, गलत कौन सा किया, लेकिन तो फिर ये कैसे गलत हो गए, ये कैसे गलत हो गए? जो जा रहे हैं, जो गुवाहाटी में बैठे हैं आज, जिनकी संख्या उन विधायकों से कहीं ज्यादा है जो इस वक्त मुंबई में है, वो गलत कैसे हो गए? मैडम, इन्होंने जो था आज जब भी कांग्रेस से पवार साहब राष्ट्रवादी में अलग से पार्टी जब स्थापन किया, वो मुद्दा अलग और ये अलग है। इन्होंने पूरा ठाकरे साहब का परिवार पुनः तोड़ दिया, इन्होंने घर फोड़ दिया है और आज अंदर रह के वो भी है। पूरे 40 अगर एमएलए घर में रह के ये लोग गुवाहाटी में लेके जा रहा है, किसी को कानो खबर नहीं है उसमें कि क्या करना चाहते। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इन लोगों की नाराजगी किसके थी? मुख्यमंत्री पद चाहिए था शिंदे साहब को, या डिप्यूटी सीएम चाहिए था, या निधि नहीं मिला। ये जो बातें है बोल रहे हो, सुनिए, मैं एक और बात बता रही हूँ हर्षवर्धन जी। कल आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमने तो सीएम पद दे दिया था, हमने तो एकनाथ शिंदे को सीएम पद दे दिया, तो आज ये कहना कि सीएम पद बनना चाह रहे थे, सीएम बनना चाह रहे थे इसलिए छोड़कर चले गए, ये दोनों बातें मेल कैसे खाती हैं? देखिए, बहुत उनको तो ईडी का नोटिस भी आया था। अभी आप बोल रहे थे सीएम बनना चाह रहे थे, डिप्टी सीएम। एक मिनट ना, एकनाथ शिंदे ने जो पहले दिन कहा था, हाँ। वही बात बार बार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत प्रमाणित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलना चाहते थे। हाँ। हमारा हिंदुत्व का जो मुद्दा है, हम अपनी विधानसभा में अपने शिवसैनिक, अपने समर्थकों के सामने नहीं जा पा रहे। और यही बात उद्धव ठाकरे ने कही कि हाँ, मुझे पता लग रहा था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम तो मुख्यमंत्री का पद दे रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने ड्रामा किया कि नहीं चाहिए, और देखिए चले गए, अब वो जा रहे हैं। कुल मिलाकर मुद्दा वही है कि विचारधारा विहीन शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है, उसको संजय राउत और शरद पवार कब तक चला पाएंगे? हाँ। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि उद्धव ठाकरे भावुक व्यक्ति हैं। वो उस दिन जब वर्षा खाली करके गए थे तो वो इस्तीफा देना चाहते थे। शरद पवार और संजय राउत ने और किरकिरी कराने के लिए उनको रोक लिया। अब ये बताइए, जो बात वो कह रहे हैं कि भाई शरद पवार ने उन्हें रोका, खबरें ये आ रही हैं कि 2 बार अगर वो इस्तीफा देना चाह रहे थे तो रोकने वाले शरद पवार थे। मैं एक बार किशोर जी से पूछ लेती हूँ, वो जरा मोहर लगाएं, उसके बाद आपकी मोहर लेती हूँ। किशोर जी बताइए, क्या ये सही है कि पहले इस्तीफा देना चाह रहे थे उद्धव ठाकरे? नहीं, ये देखो, सत्ता में तो
नहीं, 20 मई को ही उद्धव ठाकरे जी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की ऑफर दी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सत्ता का उनको मोह नहीं है। वो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बने थे क्योंकि बीजेपी ने हमसे वादा खिलाफी की थी। अब ये बीजेपी का हिंदुत्व, और ये हिंदुत्व कैसे कैसे जाग रहा है देखो। आज परभणी के कोई एमएलए का जागा तुमने बताया, ऐसे ही जाग रहा है, पैसे मिलने के बाद जाग रहा है। तो ये हिंदुत्व नहीं है, ये ईडी का प्रकोप है और पैसे की कमाल है। हम जनता में जाएंगे ना, हमने हमारा मन बना लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर प्रॉब्लम नहीं है या कोई और विकल्प नहीं है? प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है या कोई और विकल्प नहीं है? किशोर जी, कोई और विकल्प है क्या? मुख्यमंत्री सत्ता में रह सकते हैं क्या अभी भी? देखो, उद्धव जी की शिवसेना के बगैर मोदी जी के पास विकल्प नहीं है। गद्दारों की फौज। अच्छा, ये आपने इंटरेस्टिंग बात कही। आपने कहा कि विकल्प नहीं है। ठीक है, मैं इस पर आना चाहती हूँ। ममता जी को लीजिए एक बार। ममता जी, किशोर जी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना का कोई विकल्प नहीं है मोदी जी के पास। वहां तो खबरें आ रही हैं हमारे पास कि बीजेपी इज वेरी क्लियर कि अब ये रिश्ता फिर से नहीं जुड़ने वाला है, ये रिश्ता खत्म है, हमें कोई जरूरत नहीं है। जी सुचरिता जी, देखिए, जहां तक मैं समझती हूँ, जहां से मैं देखती हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने गठबंधन में जो भी लोग रहे हैं उनका हमेशा सरकार में और सरकार के बाहर पूरा सम्मान और समर्थन किया है। इस मामले में हमने देखा 2019 में किस प्रकार से शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी ने कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलायंस था उसको तोड़ा था, और भाजपा से ज्यादा उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया था। दूसरा, मैं हर्षवर्धन जी की इस बात से अग्री करती हूँ कि उद्धव ठाकरे जी एक भावुक व्यक्ति है, वो रिजाइन उस दिन देना चाहते थे, लेकिन क्या है ना, जिन लोगों के चंगुल में वो फंसे हुए हैं, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, ये शातिर लोग हैं जिनको पता है कि सत्ता में किस प्रकार से लोगों को मोहरा बनाया जाता है। 2.5 साल से उनको मोहरा बनाया गया है, उनको समझ में नहीं आया, उनके हाथों से ऐसे काम करवा दिए हैं कि अब उनकी जो व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा है ना, वो पूरी तरीके से झुलस भी गई है, खत्म हो गई है और दांव पे भी लग गई है। और इसलिए कहते हैं कि अपने विवेक का स्वयं इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और दूसरी बात मैं किशोर जी से पूछना चाहती हूँ। किशोर जी, आप बोल रहे हो कि जो 40 एमएलए गए हैं उन्होंने 50 करोड़ रुपए लिए हैं, तो आप ये बताइए क्या उन्होंने आपको फोन करके बताया? क्योंकि आप बहुत बड़ा एलिगेशन उन पर लगा रहे हो, वो आप पर जो है ना वो मानहानि का दावा ठोक सकते हैं। क्या आपको उन्होंने फोन करके बताया? क्या आपको जिसने दिया उसने बताया? क्या आपने उनके बैंक अकाउंट्स देखे? क्या आपने उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखी? क्या देखा? किसके बिना पर आपने ये सब बोला है? आप बहुत बड़ी चीज बोल रहे हैं, और बाय द वे जिनके बारे में बोल रहे हैं वो भी आपकी तरह शिव सैनिक है, आज भी वो आज भी शिव सैनिक है। अच्छा, एक सेकंड, मैं एक बार उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं किशोर जी। ये धनलक्ष्मी का कमाल है, और कौन काय को अपना आर्थिक नुकसान करना चाहता है। जब देवेंद्र जी कहते अभी के रख लो तो रख ले रे बेचारे, और वहां जाके ही आना है ना, जहाँ आएंगे वापस तो हमारे पास ही आएंगे, तो जाके आए तो बहुत ही अच्छा है। चुनाव में काम आएगा बेचारा। ये आपको किसने स्क्रिप्ट लिख के दी है किशोर जी? महाराष्ट्र के अंदर किसकी स्क्रिप्ट आप बोल रहे हो यहाँ पे? मैं बता रहा हूँ किसकी स्क्रिप्ट बोल रहे हो आप यहाँ पे आकर के, किसने लिख के दिया आपको? अरे मुझे एक बात बताओ, मुझे जवाब देने। अच्छा ठीक है ममता जी, जवाब दे दूं तो फिर बोल लेना कि अरे मैं जानबूझ के बीच में बोल रही हूं सुचरिता जी, किशोर जी एकदम से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, ममता मैं इनकी दवाई का स्वाद इनको चखा मेरी बात कर लेने दो। अच्छा, मैं एक बार जरा एक तस्वीरों पर किशोर जी एक बार ये तस्वीरें भी देख लीजिए जरा, जो कोल्हापुर से आ रही है। ये कोल्हापुर से तस्वीरें आ रही है, जरा दिखा दूं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जहां हंगामा हो रहा है, शिवसेना समर्थक और निर्दलीय विधायक के समर्थक आपस में भिड़ गए। ये सड़क पर संग्राम देख लीजिए, निर्दलीय विधायक के समर्थक और शिवसैनिक वहां पर किस तरह आपस में भिड़ गए। ये तस्वीर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। निर्दलीय विधायक जो कि शिंदे गुट के साथ है, और वहीं शिवसेना के समर्थक आपस में सड़क पर नजर आ रहे हैं। वो देखिए तस्वीरें, निर्दलीय विधायक के समर्थक हैं ये, और ये शिवसैनिकों के साथ किस तरह वहां भिड़ंत हो रही है, वो तस्वीरें आपके सामने है। सड़क पर संग्राम की बात पहले ही कह चुके हैं संजय राउत। वो कह रहे हैं कि शिवसैनिकों में बहुत गुस्सा है, और ये गुस्सा है, और वो गुस्सा देख लीजिए। अब ऐसा लग रहा है कि ये गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है, लेकिन इसकी चेतावनी या फिर मैं कहूं स्क्रिप्ट क्या पहले लिखी थी किशोर जी? संजय राउत पहले ही बता रहे थे कि लोगों में गुस्सा है, वो फूटेगा, फिर हम रोक नहीं पाएंगे।
नहीं, एक बात बता दूं, आक्रोश क्या होता है जनता का ये दिख रहा है, लेकिन विधायक लौट के आएंगे ना तो उनको उनके क्षेत्र में बहुत ज्यादा जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए वो वहां चुप के बैठे। आ जाओ एक बार और खड़े हो जाओ, राजीनामा दो और फिर से खड़े हो जाओ। अरे भाई, केवल बाला साहब के नाम पे चुन के आए, उद्धव जी के आशीर्वाद से चुन के आए और गद्दारी कर रहे हो। किसी भी गद्दारों को माफ नहीं करेगी महाराष्ट्र की जनता। एक एक को देख लेगी, एक एक को देख लेगी। सर, आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की जनता गद्दारों को माफ नहीं करेगी। किशोर जी, मैं आपका एक बार हर्षवर्धन जी को लीजिए स्क्रीन पर। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की जनता गद्दारों को माफ नहीं करेगी। अब उस महाराष्ट्र की जनता के सामने हर्षवर्धन जी, ये बार बार बोला जाता है, ये बार बार बोला जाता है कि उस महाराष्ट्र की जनता के सामने आप गए थे एक गठबंधन लेकर, उसके बाद उस गठबंधन का मान नहीं किया। चलिए, सरकार नहीं बनाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने सरकार बनाई उनके साथ जाकर, जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जिनके खिलाफ आपने अपने वोटर को कहा कि इनको वोट नहीं हमें वोट दीजिए, उनके साथ जाकर आप मिल गए। देखिए हर्षवर्धन जी, महाराष्ट्र की जनता, अब बार बार ये गद्दार कहते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग को बोलते हुए थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो सबसे पहले तो जो आपने कहा सच बात है कि गठजोड़ में किसके चित्र लगे थे, कौन किसके साथ था, वो बहुत साफ है। और अगर दोगुने विधायक संख्या वाली पार्टी को आप कह रहे कि नहीं तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, और लगभग अपने आसपास के विधायक वाली संख्या वाले या उससे कम से आप गठजोड़ कर रहे हैं, जो आपके विचारधारा, जो आपके कार्यकर्ताओं के बिल्कुल विपरीत है। और उसके बाद सोचिए, अजीत पवार को आप क्या कहेंगे, जो मुंह अंधेरे चले गए थे देवेंद्र फडणवीस के साथ। भाजपा को सत्ता का लोभ था, तो अजीत पवार को कौन सा लोभ था? और उसके बाद जब ये विधायक अपने नेता उद्धव ठाकरे के पास गए, उन्होंने कहा कि देखिए महाविकास अघाड़ी अब हमको बर्बाद कर देगी, बाला साहब की विचारधारा, उनकी विरासत खत्म हो जाएगी, हिंदुत्व की जमीन जो हमने बरसों में तैयार की वो पूरी तरह से चली जाएगी। तो भी उद्धव ठाकरे निर्णय नहीं ले सके। एक निष्क्रिय और निष्प्रभावी मुख्यमंत्री, देखिए मैं सिर्फ ये कहूंगी, क्या करना चाह रहा है वो बहुत मुझे लग रहा है कि अब बयानों से, धमकी से या फिर मान मनव्वल से बात नहीं है, अब तो फ्लोर टेस्ट पर ही ये तय होगा कि सरकार किसकी रहेगी, किसकी आएगी, किसकी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ।